भारत का संविधान, भारत का संविधान जो हमने निर्मित किया, इतना आसान काम नहीं था संविधान को बनाना। जिस प्रकार से जो संविधान एक लिखित दस्तावेज के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुआ है, हम सोचते हैं कि ये तो दस्तावेज है, इसका जीवन में क्या उपयोग है, लेकिन ये गतिशील और क्रमिक चलने वाली प्रक्रिया के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुआ है। आजादी की लंबी लड़ाई के बाद देश आजाद हुआ और लोगों के मन में यह क्वेश्चन उठता है कि 2.5 वर्षों का परिणाम है, 1947 देश आजाद हुआ तो संविधान बनके तैयार हो गए। काफी पहले समय से इसके लिए प्रयास किए गए थे। हम रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें, हम फिट्स इंडिया एक्ट की बात करें, हम 1858 के एक्ट की बात करें, हम 1909 के एक्ट की बात करें, हम 1919 के एक्ट की बात करें, हम 1935 के एक्ट की बात करें, हम 1947 के एक्ट की बात करें, लंबा कारवा चलता गया। उसके बाद ही संविधान हमारे रूप में आया और आजादी की लंबी लड़ाई आपने देखी है किस प्रकार से तिलक जी ने अपना योगदान दिया, हमारे क्रांतिकारियों ने अपना योगदान दिया, हमारे उदारवादियों ने अपना योगदान दिया, हमारे उग्रवादियों ने अपना योगदान दिया। तमाम लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। उसके बाद ये हमारे पास इस दस्तावेज के रूप में उपस्थित हुआ है। आगे चलते हैं। टेम्बर का अवलोकन कीजिए, देखिए ये संविधान का पूरा खाता एक पेज के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करती है। आपके मन में इस प्रकार के क्वेश्चन उठ रहे होंगे, ये प्रिंबल मैंने क्यों लिखा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका का आपको अवलोकन क्यों कराया? इसलिए कराया पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि भारत देश की जनता बहुत भोली है, हमें आजादी तो मिल गई है, हमने एक दस्तावेज का निर्माण तो कर लिया है, अम्बेडकर का ऐसा कहना था, लेकिन भारत की जनता को ये जटिलता न लगे, भारत की जनता को ये दुरूह ना लगे कि हमें समझ में नहीं आ रही है। इसके माध्यम से ही हम पूरे संविधान का अवलोकन बहुत ही सुंदर और अच्छे शब्दों में कर सकते हैं। मैं एक वर्ड के बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से किस चीज के बारे में क्या क्या कहा गया है। जैसे अपन बात करते हैं यहाँ रिपब्लिक की, फ्रांस के संविधान से हमने ये लिया है और ये हमारे राष्ट्रपति के बारे में स्पष्ट रूप में बता रहा है कि भारत का राष्ट्रपति रिपब्लिक होगा, मतलब गणतंत्रात्मक संविधान की हम बात कर रहे हैं, ना कि राष्ट्रपति की। अब बात करते हैं डेमोक्रेटिक, हम लोकतांत्रिक देश के निवासी हैं, हम बात कर रहे हैं सिटीजन की, हम बात कर रहे हैं सोशलिस्ट की। इसमें 2-3 चीजें आप देखेंगे, इसमें समाजवादी पंथनिरपेक्ष। ब्रिटेन का पूरा छाप हमारे ऊपर था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने हमारे संविधान को धर्मनिरपेक्ष रखाया। क्यों? क्योंकि हमारे देश में विभिन्न धर्मों के लोग निवास कर रहे थे और जो सांप्रदायिकता हमने देखी उस समय आजादी की लड़ाई के समय, मुस्लिम लीग बाहर हो गई संविधान सभा से, बाहर निकल गई, अलग संविधान सभा की मांग कर दी, पाकिस्तान की मांग कर दी। तो ये सारी परिस्थितियां हम भोग चुके थे, देख चुके थे, समझ चुके थे और जान चुके थे। सारी चीजें जानने के बाद ही हमने समाजवादी शब्द यहां पर जोड़ा, हमने पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा, हमने राष्ट्रीय एकता अखंडता शब्द जोड़ा। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान जीवित है, मरणशील स्थिति में नहीं है, क्योंकि हमने अमेंडमेंट किए हैं। इसमें अमेंडमेंट वही हो सकते हैं जहां कोई गुंजाइश होती है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से हमने प्रस्तावना में कई सारी चीजें जोड़ी। प्रस्तावना की जो भाषा दे रहे हैं ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अब आगे बात करते हैं, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये बहुत गंभीर और बात करने लायक है।
ऑब्जेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें, क्यों बनाया हमने भारत का संविधान? समानता की बात हम कर रहे थे। रिलीजन, कास्ट, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स एंड सोशल स्टेटस, डिफरेंस ऑफ इंडियन सोसाइटी। हमारी सोसाइटी जो है विभिन्नता ली हुई है, उसको एक करना था, उसको जोड़ कर रखना था, उसमें विवाद की स्थिति नहीं होना था। कई सारी ऐसी चीजें थी जिसके माध्यम से हमने एक भारत का संविधान का खाका तैयार किया और लोगों को एकता में बांटने का प्रयास किया। राष्ट्र की एकता, अखंडता, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण और संपन्न बनाने के लिए, राष्ट्र की एकता, अखंडता उन्हें देने के लिए, बंधुत्ता बढ़ाने के लिए, समानता, न्यायता, राजनीतिक न्याय देने के लिए हम 26 नवंबर 1949 को तिथि मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी को विक्रम संवत 2006 विक्रमी को यह एकत्रित हुए, आत्मनिर्भर करते हैं, अधिनियमित करते हैं। ये सारी बातें संविधान की कुंजी में क्यों लिखी गई? इस वजह से विभिन्नता लिए हुआ था आपका संविधान, और विभिन्नता यहाँ के लोग लिए हुए थे, तो विभिन्नता में देनी पड़ी। आगे बात करते हैं। ये आप देख सकते हैं, वैसे संविधान निर्माण में कई लोगों का बहुत ज्यादा योगदान रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उसमें थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे हम बात करेंगे हृदयनाथ कुंडलू की बात करेंगे हम बात करेंगे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर की बात करेंगे हम, के मुंशी की करेंगे बात, महिला शक्ति की बात करेंगे, हंसा मेहता की बात करेंगे, दुर्गादास भाभी की बात करेंगे हम बात करेंगे सरोजिनी नायडू की बात करेंगे। 9 महिला सदस्य थी उसमें। आप ये वीडियो को अवलोकन कीजिए। In September 1930, as a representative of the different classes. The objective of the conference, held at the historic St. James Palace, was to make the Constitution for India by taking into account the views of various sections of people. But Ambedkar's willingness to represent his people at the conference aggravated the resentment of the Indian National Congress, which had boycotted the silent commission and also the conference. All those who associated with the conference were wrongly condemned and accused as lackeys of the British by the congressman. From then, Dr. Ambedkar, in the eyes of the Congress, carried the strong stigma of being a stooge of the British. And yet, at the conference, his claims and uncompromising championship of the Indian national interests caused surprise at home and consternation in the quarters. Dr. Ambedkar claimed at the conference that the democratic form of government in India should be replaced by a government of the people, by the people, and for the people. And yet, he insisted, in such a setup, संविधान बनने के बाद काफी प्रयास किए गए इसके लिए। लंदन गए अम्बेडकर जी, तो संविधान सभा की प्रारूप समिति बनाई गई थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसमें से सदस्य एक्सपायर हो गए, बहुत ज्यादा बाहर आ गया। बीएन राव के निर्देशन में सलाहकार थे बीएन राव ने पूरा खाता तैयार किया था, उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, उसके माध्यम से संविधान का रूप हमारे सामने आया। और आप देख सकते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति, जो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति पद उन्होंने ग्रहण किया था, उनको संविधान की पुस्तक भेंट करते हुए। ऐसे हमारे स्वतंत्र भारत के लोग थे जिनमें देश के प्रति असीम श्रद्धा और ऐसे भाव थे कि हम इस देश को कुछ अच्छा दें, आने वाली पीढ़ियों को कुछ अच्छा देने का प्रयास करें। अब बात आती है, जब संविधान इतना अच्छा है, मैं इतनी अच्छी बातें कर रहा हूं, तो इसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मैं इतना सब कुछ बोल रहा हूं? ऐसी कौन सी विशेषताएं सब भरी पड़ी हैं जो ऐसी बातें कही जा रही है इसके बारे में? तो देखते हैं। इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन, ये स्वतंत्र संविधान है जो कि देश आजाद हो चुका था, आजादी की सांस ले रहा था और अपनी स्वतंत्रता के साथ इसने संविधान को बनाया था। सबको एकजुटता देने का प्रयास संविधान में किया गया था और स्वतंत्र संविधान यह था। आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन अदर कॉन्स्टिट्यूशन, आप सभी को पता है, जीके में हम पढ़ते हैं अक्सर कि भारत का संविधान अन्य संविधानों पर आधारित है। सबसे पहले मैं ब्रिटेन की बात करना चाहूंगा। ब्रिटेन ने लंबे समय तक भारत पर शासन किया और ब्रिटेन का जो मॉडल था
हम अच्छी तरीके से समझ चुके थे, जान चुके थे। हमारे उदारवादियों को उस समय ये कहना था कि आजाद हवा में हम सांस नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हमें लंबे समय तक गुलामी का असर हमारे ऊपर हो गया। लेकिन धीरे धीरे मैंने संवैधानिक सुधारों की बात कही है, संवैधानिक सुधारों के माध्यम से धीरे धीरे हमें आजादी प्राप्त हुई है। एक बार नहीं हुई थी। 1930 में 26 जनवरी 1930 में स्वराज की घोषणा करती थी हमने, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उस समय। तो यहां पर बात कर रहे हैं हमने अन्य देशों के संविधानों से कुछ न कुछ भेद किया है। हमने ब्रिटेन के संविधान से जो संसदीय व्यवस्था बोली है, अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों की बात कही हमने हमारे संविधान में। हमने राष्ट्रपति का पद लिया है, हमने उपराष्ट्रपति का पद लिया है, जर्मनी के संविधान से आपात पद लिया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने संशोधन की व्यवस्था ली अपने संविधान में। तो जिस देश के संविधान से जो कुछ हमें अच्छा लगा वो हमने हमारे संविधान में रख लिया है। विचारकों का तो ये भी कहना है कि ब्रिटेन की नकल मात्र है। और आप उठाकर देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसमें से 250 आर्टिकल एज इट जैसे हमने हमारे संविधान में रख ली है। क्यों? क्योंकि अच्छी बात थी, सारी अच्छी बातें हैं और हमें किसी से कोई परहेज नहीं है। अच्छी बात होगी, हम कहीं से भी ग्रहण करेंगे। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, वो आज के युग में भी कर रहे हैं। तो उस समय हमारी आजादी के जो सितारे थे उनका ऐसा कहना था। हमारा संविधान बहुत ही विस्तृत और व्यापक है। जब संविधान तैयार हुआ था उस समय इसके जो आर्टिकल थे 395, 22 चैप्टर थे, 8 शेड्यूल थी। लेकिन आज 445 आर्टिकल हो चुके हैं, 25 चैप्टर हैं, 12 शेड्यूल हैं। आप देख सकते हैं अमेरिका के संविधान की बात करें, कनाडा के संविधान की बात करें, ऑस्ट्रेलिया के संविधान की बात करें, ये व्यापकता स्पष्ट दिखाई दे रही है। हमने बार बार ये कहा है, मैं भी ये कह रहा हूं कि संविधान परिवर्तनशील है, गतिशील है। ये मानव समूहों का संग्रह है, इसमें अमेंडमेंट होंगे। ये अमेरिका का संविधान नहीं है, 7 आर्टिकल में बात खत्म हो गई। ये ब्रिटेन का संविधान नहीं है, ये चीन का संविधान नहीं है, पाकिस्तान का संविधान नहीं है। हमारा कल्चर ही ऐसा है, हम विविधता लिए हुए हैं। उसका आपको स्पष्ट एग्जाम्पल यहां पर दिखाई दे रहा है। आर्टिकलों की संख्या बढ़ गई है। अमेंडमेंट के माध्यम से जो व्यवस्था दिखाई देती है हम उसको चेंज कर देते हैं और आगे ले जाते हैं। जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स रखी। डेमोक्रेसी की बात यहां पर करनी पड़ेगी क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री को बिलोंग करती हैं और सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है। भारत में इलेक्शन कराने की बात यदि हम करें, चलो मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल यूपी की बात कर रहा हूं। यूपी यदि इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया में चुनाव हो रहे हैं, ब्रिटेन में चुनाव हो रहे हैं, अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं, 7-8 देशों में इकट्ठे चुनाव होते हैं। 10 करोड़ 20 लाख आबादी में चुनाव होते हैं यूपी में, सारे देशों में चुनाव हो रहे हैं। ऐसा मन में दृश्य उपस्थित होता है क्योंकि हमारे देश की आबादी ज्यादा है। डेमोक्रेसी बिगड़ी हुई थी, डेमोक्रेसी का कोई रूप हमें दिखाई नहीं दे रहा था, इस प्रकार की डेमोक्रेसी थी। ये वीडियो देखना बहुत इंपोर्टेंट है। भारतीय राजनीति का परिदृश्य भी देखना पड़ेगा हमें जब हम संविधान की बात कर रहे हैं। डेमोक्रेसी का रूप भी देखना पड़ेगा हमें और हम किस अवस्था में हैं। आज भारत की जो राजनीति जिस दिशा में जा रही है उसको भी अवलोकन करना बहुत जरूरी है क्योंकि वही हमें आने वाला भविष्य दे पाएगी। इसका अवलोकन करें। आप देख सकते हैं कि जो संविधान व्यापकता लिए हुए वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। वीडियो में डला हुआ है। आगे चलते डेमोक्रेसी की मैं बात करी थी आपसे। डेमोक्रेसी सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है और यहाँ इलेक्शन कराने की बात है, मतलब कई देशों में इलेक्शन चल रहा है। मात्र यूपी में हमने बात करते हैं। भारत देश की बात करना तो धूप की कौड़ी है। ये वीडियो चल रहा है, आप आगे चलते हैं। अब ये लोकतंत्र का मैंने अव्यवस्थित रूप दिखाया है, लोग तब चल ले जा रहे हैं। प्राचीन समय की मैंने बात बताई, उस समय डेमोक्रेसी का व्यवस्थित रूप में था। अब इसको एक व्यवस्थित रूप कौन देता है? इसको व्यवस्थित रूप देता है इलेक्शन। चुनाव के माध्यम से इसको एक व्यवस्थित रूप प्राप्त होता है और उसके माध्यम से ही हम जो शासन सत्ता पर हमारे नेता काबिज होती है। हम आगे की बात करते हैं, आगे चलते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं संविधान की यहां बात हो रही है तो हमारे देश की राजनीति की बात भी करनी पड़ेगी, हमारे देश के लीडर्स की बात भी करनी पड़ेगी और वर्तमान परिदृश्य की बात भी करनी पड़ेगी। वर्तमान परिदृश्य आप देख सकते हैं, यूथ की बात कही जा रही है। नरेंद्र मोदी पीएम इन वेटिंग, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ने अपना चेहरा स्पष्ट नहीं किया है और कई क्षेत्रीय पार्टियां भी अपने आप को दावेदारी प्रस्तुत कर रही है। 3rd फ्रंट, 4th फ्रंट, तमाम बात।
पावर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इतनी आसान चीज नहीं है, बहुत शक्तिशाली है। वो अपनी शक्ति का जब परिचय कराती है तो बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े नेता, आम व्यक्ति की भागीदारी जब होती है चुनावों में या किसी भी रूप में, सब मिल जाती है। देखते हैं कि हम, आप देख सकते हैं बाबा रामदेव ने भ्रष्टाचार को आंदोलन किया, आप केजरीवाल की व्यवस्था को देख सकते हैं, आप नोटों की व्यवस्था को देख सकते हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली में रेड कांड हुए तब लेकर चले कारोबार में पूरा दूर करने के लिए। डेमोक्रेसी की समस्या और ये बिखरी हुई क्योंकि इसको प्रतिनिधित्व देने वाले हमारे राजनीतिक दल है और राजनीतिक दलों की कुछ ना कुछ, किसी न किसी दल की कोई ना कोई सिंबल है। उस सिंबल के माध्यम से क्षेत्रीय पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां राजनीति करती हैं और लोगों को अपने इशारों पर या अपने अनुसार चलाने का प्रयास करती हैं। इसमें बिखराव देश की तरक्की न करने का बहुत बड़ा कारण है, संविधान को सही दिशा न देने का बहुत बड़ा कारण है। ये हमारे चलते देखते हैं, ये राजनीति बहुत अच्छी चेहरा में दिखाई दी है। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं निष्पक्षता के साथ अपनी बात रखने का प्रयास कर रहा हूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बड़े बड़े देश के राजनीतिक पंडित, बड़े बड़े मीडिया वाले, बड़े बड़े विश्लेषक ये बात कह रहे हैं कि राजनीति की दिशा बदलनी होगी, हमें राजनीति के परिणामों को देखकर उसमें बदलाव लाने का प्रयास करना होगा, तभी हम इस देश को आगे ले जाएंगे, तभी हम हमारे देश के संविधान को बचा पाएंगे। कल ही की बात है, जयराम रमेश केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने अपना स्टेटमेंट दिया था कि मैं सारी पार्टियों को चुनौती देता हूं, मैं केवल कांग्रेस को नहीं सब पार्टी को चुनौती देता हूं कि नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी यदि हमने दिल्ली की राजनीति से एक सीख नहीं ली, और ऐसा परिणाम हमें पूरे देश में दिखाई दे रहा है। आगे चलिए। चैलेंज, डेमोक्रेसी के चैलेंज बहुत सारे हैं। जनता क्या करे वो यदि उनके ऊपर आतंकवादी ताकतें अपना आतंक थोप रही हैं, सेंसलेस वॉयलेंस, उनको आतंक के माध्यम से प्रताड़ित कर रही है, क्या कर सकता है इंसान? हाफिज सईद जिहाद के नाम पर आतंकवाद फैलाना और लोगों को बरगलाना, लोगों को बताना, मुजफ्फरनगर हिंसा जो आप देख रहे हैं ताजा उदाहरण है इसका, मैं ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। हमें कष्ट देती है नेताओं की दलीलें, जब इस प्रकार की दलीलें दे जाते हैं आम जनमानस को क्षति पहुंचती है। आप देख सकते हैं दलीलों के माध्यम से देश का कोई भी शहर सुरक्षित नहीं। ये गृहमंत्री रहे ये ऐसी बात कर रहे हैं, जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? आप देख सकते हैं, फैशन शो देख रहे हैं हमारे नेता, आप देख सकते हैं राहुल गांधी कह रहे हैं कि इराक में भी हमले होती हैं, अफगानिस्तान के हमले होती हैं, भारत में क्या बात है? हमारे देवेश सिंह जी कहते हैं हिंदू संगठन यही करा रहे हैं, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। आगे चलिए। फिर भी हमारा डेमोक्रेसी, हमारा देश बहुत अच्छे से काम कर रहा है। आप देख सकते हैं ब्लॉक विलेज, सारा सिस्टम, सारी संरचना, सारा स्ट्रक्चर मैंने दिखाया इसमें। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, मनरेगा लाई थी, कई सारी चीजें दिखाई थी, भ्रष्टाचार महंगाई मुद्दे बने हुए, लेकिन गवर्नमेंट काम तो कर रही है। आप देख सकते हैं मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 3 दिन पहले। अब मैं अगली विशेषता की बात करूंगा, डेमोक्रेसी पर ही विराम देती है सॉवरेन स्टेट। भारत देश जो है संपूर्ण कोष संपन्न देश है, जैसा कि उसमें आपने उसमें भी देखी प्रस्ताव में इसकी बात करी गई थी। इस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। आगे बात करते हैं, ये सारे राइटर आप जो देख रहे हैं, हॉब्स की बात करें, मौलाना की बात करें, लॉक की बात करें, कई सारे राइटरों ने संप्रभुता को, सॉवरेनिटी को परिभाषित करने का प्रयास किया है। वो बताया है कि देश की संप्रभुता किस प्रकार की है। हमने गणतंत्र की व्यवस्था अपने देश में बनाई है। सीधी सीधी बात, उसमें राष्ट्रतंत्र का कोई काम नहीं होता। हमारे देश का प्रधान जो राष्ट्रपति है, रिपब्लिक कंट्री है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाती है। आगे बात करते हैं पावरफुल सेंटर। हमारा केंद्र बहुत शक्तिशाली है। आप दिल्ली में उदाहरण देख सकते हैं, एग्जाम्पल अभी वर्तमान में राष्ट्रपति शासन लगा था, कैसे शक्तिशाली है, क्योंकि कनाडा के संविधान की छाप हमारे देश के संविधान पर है। वहां संघ शक्तिशाली होता है, वो हमने हमारे संविधान में रखा। हमने कहा परहेज नहीं है किसी देश के संविधान से, हम कोई भी अच्छी चीज ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो विशेषता की बात कही जा रही है, केंद्र शक्तिशाली कैसे, कनाडा के संविधान की छाप है। इमरजेंसी पावर 352, 56 और 60, सशक्त विद्रोह और
राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है उस समय, राज्यों में भी संवैधानिक तंत्र विफल होता है। 356 में राज्य में दिल्ली में आपने देखा और गवर्नर की व्यवस्था की है। गवर्नर की व्यवस्था वो सोची समझी साजिश है हमारे संविधान निर्माताओं की, हमें अक्षर देने के लिए। गवर्नर हादसा रिपोर्ट करता है। मध्य प्रदेश में कोई भी गड़बड़ होगी तो यहाँ के राम नरेश जी हादसा रिपोर्ट कर देंगे ऊपर, ये गड़बड़ चल रहा है, ये देश की संविधान की धाराओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये गवर्नर की व्यवस्था की है अपने देश में। आर्टिकल 153 यूनियन आर्टिकल पहला कहता है भारत राज्यों का संघ हुआ, उसमें ये नहीं कहा भारत देश अकेला है, राज्यों का संघ हुआ, राज्यों को मिलाकर उसने संघ का निर्माण किया है। एलिमेंट्स ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान कैसा है? फेडरल, यूनिटल एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बताया है, जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं इसके माध्यम से बताया गया है कि संघात्मक है। जो अनुसूची की मैंने बात कही, जो 8 अनुसूची में बताया गया है, इसमें वर्णन किया गया है इसका कि जो संघ को शक्तिशाली इसमें बताया गया है। शक्तियों को विभाजन होता है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। तो इसमें भी संघ शक्तिशाली है और ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इसके माध्यम से हमें कहना पड़ेगा कि ये संविधान का अद्भुत है। एलिमेंट्स ऑफ एकात्मकता की बात कर चुके हैं, आगे चलते हैं। हमारा संविधान लिखित है और लिखित की बात बहुत ज्यादा हो चुकी है। पहले ब्रिटेन के संविधान की तरह अलिखित नहीं है। हमने कहा है छाप तो हम पे है लेकिन पूरी तरीके से नहीं। जो अच्छी बात हमने ले ली है, जो हमें बातें सही नहीं लगी हमें वो उसको छोड़ दिए, तो आप देख सकते हैं। पब्लिक जनता ने बनाया है। 10 लाख की आबादी पर संविधान सभा में एक प्रतिनिधि गया था रियासतों के माध्यम से। इलेक्शन भी हुए थे उसके, जिसमें कई सारी पार्टियां थी। अदर्श को 15 सीटें मिली थी, तो मुस्लिम लीग को 73 मिली, 208 कांग्रेस को मिली। आगे चलते पार्लियामेंट सिस्टम, हमने संसदात्मक शासन प्रणाली को अपने देश में अपनाया है। इसमें होता क्या है, जो कार्यपालिका होती है उसका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व होता है। कहने का मतलब राष्ट्रपति जो कार्यपालिका है, प्राइम मिनिस्टर कार्यपालिका, इनका उत्तरदायित्व किसके प्रति है? हाउस के प्रति, संसद के प्रति, संसद के निचले सदन के प्रति, लोकसभा के प्रति। ठीक है, आर्टिकल 74-75। लेकिन हमें दुख देती है कई सारी ऐसी बातें, जब इस लोकतंत्र के इतने स्वच्छ मंदिर को आर्टिकल 79 संसद को जब इस प्रकार से नोटों की बिसात पर तोला जाता है। एक आप देख सकते हैं कि नेहरू जी कितनी मेहनत कर रहे हैं, सारे देश के लोग लगे हुए संविधान को बनाने के लिए, संसद का खाका गठित करने के लिए, आर्टिकल 79 पर चर्चा विचार मंथन करने के लिए। आप ये देख सकते हैं किस रूप में हम ले आए हैं। तो ये सोचने वाली बात है, जनता सोचेगी इसके लिए संविधान को बचाना कैसे। हमने बीच का रास्ता बनाया है। हमने संविधान सर्वोच्चता का जो मापदंड था हमने अमेरिका से ग्रहण किया। हमने संसद की सर्वोच्चता का जो मापदंड था हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया। इसके बीच का मार्ग हमने अपनाया। हमें इतनी ज्यादा संसद नहीं चाहिए ताकतवर जो स्त्री को पुरुष स्त्री कुछ भी न कर पाए और बाकी सब काम कर दे, ऐसे विचार ने कहा है। और हमें इतनी ज्यादा पार्लियामेंट भी नहीं चाहिए, इतनी ज्यादा हमें न्यायपालिका भी नहीं चाहिए, लेकिन हमने बीच का मार्ग अपना लिया। दोनों काम हमारे चलते रहे। आगे चलते फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, मौलिक अधिकार की बात करते हैं। आर्टिकल 1235 तक संविधान का भाग 3, इसमें कई सारे अधिकार दिए, 6 अधिकार दिए। संपत्ति का अधिकार सामान्य कानून के तहत 301 के तहत उनको हमने पीछे भेज दिया क्योंकि संपत्ति का अधिकार कोई अधिकार नहीं होता है। सामान्य अधिकारों की श्रेणी में इसको रख दिया है। बाकी अधिकारों के आप बारे में देख सकते हैं। एक मैंने छोटा सा अधिकार में बताया है कि किस प्रकार से बच्चों का एक्सप्लोरेशन करके उनके साथ एक कलाओं में फैक्ट्री में काम कराया जाता है और किस तरीके से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। जबकि हमने आर्टिकल 2003 के माध्यम से 86 के संविधान संशोधन के माध्यम से 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया है। लेकिन ये हमें एक कागजी दिखाई दे रहा है। आगे चलते वरिष्ठ मताधिकार की बात कही है। जो भी व्यक्ति वरिष्ठ हो जाएगा, 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेगा, वो लोकसभा विधानसभा किसी प्रकार के चुनाव में अपनी भागीदारी कर सकता है। इस प्रश्न पर भी संविधान सभा की डिबेट्स जो हुई थी उसमें कई सारे विचार उठे थे कि इसकी आबादी 17 करोड़ हो जाएगी यदि 3 करोड़ से लेकर 17 करोड़ हो जाएगी यदि 18 वर्ष की आयु करती है।
ये हमने 21 वर्ष की कर दी, लेकिन कर दी गई उस समय, क्योंकि कांग्रेस ने कहा था कि हमारा सपना है, हम लोगों को प्रतिनिधित्व देने की बात कर रहे हैं, प्रेजेंटेटिव देने की बात कर रहे हैं, ना कि हम उनको दूर कर रहे हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहने से 3 करोड़ से लेकर 17 करोड़ आबादी उस समय हुई, क्योंकि सबको वैश्विक मताधिकार हमने उस समय दे दिया था। तो आप चुनावों के माध्यम से आप देख सकते हैं वैश्विक मताधिकार कैसे उसका प्रयोग कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मोस्टली रिलेटेड विद पास्ट, हमारा इतिहास से संपर्क है, पूरा संविधान का इतिहास से जुड़े हुए आप देख सकते हैं। स्लाइड आप देख चुके हैं पहले वीडियो। वेलफेयर स्टेट, हम कल्याणकारी राज की बात करने लगे हैं, ना कि जन कल्याणकारी राज। तो आज समय बदल गया है। आप हमारे राज्य के नीति निर्देशक पत्र देख सकते हैं, उसमें काफी बहस हुई थी, उसके बाद उनको रखा गया था भारतीय संविधान में, और आर्टिकल 36 से 51 तक संविधान का भाग 4 है ना। इसमें आप देख सकते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात किस तरीके से की गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये हमारी व्यवस्था की कार्यपालिकाओं के लिए निर्देश का काम करते हैं, और उसमें ऐसी बातें कही गई थी कि इसमें 20% जोड़ दिया है KT साल वगैरह के माध्यम से, लेकिन उनको बढ़ा दिया, क्योंकि संविधान कंसेंट से हम ऐसी बातें इसमें जोड़ नहीं सकते। जुडिशियल रिव्यू हमने अमेरिका से लिया, न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय है कुछ नहीं करता, लेकिन वो रिव्यू कर सकता कोई बात। व्यवस्था भी वो कानून बना सकती है, ये तो बनाती पता ही आपको। कार्यपालिका कोई भी काम करती है, इसको प्रसारित करती है, लेकिन यदि न्यायपालिका को यदि गलत लगा, वो लोगों को इतना नहीं लगा, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, उसको रोक सकती है, कह सकती है पुनर्विचार करो, उस कानून को वापस ले जाओ। अपराधियों को चुनाव लड़ाने की बात आपने कैसे कर दी? व्यवस्थापिका ने ऐसा फार्मूला पारित किया था, उन्होंने कहा वापस लो। तो ये न्याय का मापदंड हमारे सामने दिखाई दे रहा है, ये भारतीय संविधान की विशेषता है। हमने अब फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें, बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर हमने भारतीय संविधान में रखा है, और रूस के संविधान से हमने इसको लिया है और रखा है। तो ये कई सारी ड्यूटीज हमें पूरी करनी पड़ती है। राष्ट्र की एकता अखंडता की हमें बात करनी पड़ेगी, हमें संविधान के प्रति श्रद्धा भक्ति की बात करनी पड़ेगी, हमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में मन में हृदय में ऐसे भाव संजोने होंगे कि हमारी आदर्श हो सके। हमें झंडे का सम्मान करना होगा, हमें देश की आजादी के प्रति हमेशा लालच होना पड़ेगा कि हमें दूसरी आजादी की लड़ाई लड़नी है, जैसा कि डेमोक्रेसी में परिवर्तन चेंजिंग दिखाई दे रही है या दिख रही है। तो ऐसे कई भाव जो हैं 11 फंडामेंटल ड्यूटीज के माध्यम से दिख रहे हैं। नेशनल यूनिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट, देश विविधता भी हुई, मैंने बता दी, कई धर्मों के, कई जातियों के, कई लोग निवास कर रहे हैं, आरक्षण की व्यवस्था भी है, कई सारी चीजें, सबको सुविधाएं दी गई है। लेकिन अब जो एकता है, एकता में कैसे बंधे रहे? संविधान ने तो मानने का प्रयास किया है, लेकिन मुजफ्फरनगर हिंसा हो रही है, कई प्रकार की। कल प्रशांत भूषण जी का बयान आया कि जन्म संग्रह करा लिया जाए, वहां पर जम्मू कश्मीर। तो ऐसी बातें कही जा रही है, तो हमें एकता से रहना है, हमें बिखराव नहीं कर सकते। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, आर्टिकल 370। अब कैसे होगा ये मैं व्यवहारिक सर्वेक्ष बताने का प्रयास कर रहा हूं। फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, हम कैसे उसका रिस्पॉन्स करें, हमारे संविधान का और हमारी डेमोक्रेटिक संस्थाओं का, संसद का, इन सबका क्या मापदंड बनता है, हम कैसे सही दिशा में ले जाने का प्रयास करें आगे चल के। अब सबसे पहले मैं आम जनता की बात नहीं करूंगा, मैं सबसे पहले बात करूंगा हमारी संसद की। संसद ऐसे कानूनी ना बनाए, संसद ऐसे काम ही ना करे, संसद ऐसी व्यवस्था ही ना दे लोगों को, जिस प्रकार से जो अव्यवस्था फैले देश में, ऐसी कोई बात ही ना करे, हित में कानून ना बनाए, लोगों के हित में कानून बनाए, विपक्ष अपनी सही भूमिका निभाए, पार्लियामेंट की बहुत जिम्मेदारी बनती है, आर्टिकल 79। गवर्नमेंट, सरकार की बहुत जिम्मेदारी बनती है संविधान को बचाने के लिए, डेमोक्रेटिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए और देश को सही दिशा देने के लिए। सरकार के साथ विपक्ष की कितनी जिम्मेदारी बनती है,
आप विपक्ष में देखिए 1952 कितना जायकेदार विपक्ष था और किस तरीके से पंडित नेहरू उनकी बातों का चिंतन मनन करते थे, उनको तवज्जो देते थे। अटल बिहारी वाजपेयी से उन्होंने कह दिया था आप प्राइम मिनिस्टर नहीं देश के। ऐसे भाव हमारे दिल में होना चाहिए तब हम देश को आगे ले जा पाएंगे, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे हो। सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 124। तो न्यायपालिका ने जुडिशियल रिव्यू की मैंने बात कर दी आपके सामने। न्यायपालिका क्या करती है? न्यायपालिका न्याय देने का प्रयास करती है। न्यायपालिका का पूरा काना वाला हमने नीचे से लेकर ऊपर तक बना हुआ है और हमारे देश की न्यायपालिका कैसी एकीकृत एक गहरी न्यायपालिका है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दी उसके बाद खेल खत्म ही नहीं, फांसी में झूलना पड़ेगा आपको। यदि किसी प्रकार का कोई निर्णय हमने दे दिया उसके बाद आप कहीं नहीं जा सकते, वैसे आप चले जाओ, जिला चले जाओ, हाईकोर्ट चले जाओ, 24 हाईकोर्ट है, कहीं भी आप जिस क्षेत्र का मामला है वहां चला जाएगा। लेकिन इसकी जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बनती है कि ये सही दिशा और दिशा में काम करे। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार देखा जाए, सबसे ज्यादा करप्शन देखा जाए इसी क्षेत्र में दिखाई देता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं उनके माध्यम से कह सकते हैं। और नैतिक पतन गिर रहा है, जस्टिस गांगुली आप देख सकते हैं। संघीय कार्यपालिका की बात कही हमने आर्टिकल 52, राष्ट्रपति की पदों की बात कही 52 से हमने 100 उस आगे तक इनकी जिम्मेदारी बनती है किस तरीके से ये जो व्यवस्थापिका है, जो हमारी कार्यपालिका है, जो विभाग में काम कर रही है, वो कैसे कानून आपके पास ले जा रही है, आप कैसे उनका हस्ताक्षर कर रहे हैं। किसी पार्टी विशेष के नहीं हुआ, वो व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया वो किसी पार्टी विशेष का नहीं रहा, वो देश के बारे में सोचेगा। जैसा कि सोमनाथ चटर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष रहते हुए अपनी पार्टी से बगावत कर देश हित में काम किया था, ऐसा काम करना होगा। प्रणबदा को उन्हें कांग्रेस को भूलना होगा। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं। इंडियन वोटर की वो जिम्मेदारी न जाति न धर्म, संविधान में जो बात कही है जाति को छोड़ दो, धर्म को छोड़ दो, समुदाय को छोड़ दो, व्यवस्था को छोड़ दो, निष्पक्ष होकर सही दिशा में सही कैंडिडेट के लिए आप चुनाव के माध्यम से चुनो, क्योंकि वही आप पर 5 साल शासन करेगा। हमारे देश में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र नहीं है कि हम उसको रिकॉल करके वापस बुला लें, कि हम जनमत संग्रह करा लें। लेकिन फिर भी दिल्ली में जनमत संग्रह का एक अच्छा नमूना हमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी का देखने को मिला अरविंद केजरीवाल के माध्यम से। जो आंदोलन होते हैं, आंदोलन देख सकते हैं, आंदोलन को सही दशा और दिशा देनी है। हमें हमारे हितों को ध्यान रखना होगा, हमें देश के हितों को ध्यान रखना होगा। सीएम बने नहीं, परमानेंट करने के लिए प्रयास करने लगे लोग। पानी बिजली कर दिया, उसके बाद नई मांगे लेके आ गए, चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो। हमें हमारे हितों को छोड़ना होगा। गवर्नमेंट कहां से देगी? सब्सिडी के नाम पर देश लौट जाएगा दोस्तों, हमें देखना होगा इस चीज को भी। अब लीडर की बात करते हैं, हमने आंदोलन के आम व्यक्तियों की बात करें, लीडर की बात करते हैं। सोनिया गांधी एनडीए 2 की यूपीए 2 जो सरकार काम कर रही है उसकी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आप देख जानते हैं सब कुछ, इनकी जिम्मेदारी बनती है। हम कहते हैं फैसले भी लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फैसले में उनकी मोहर भी लगती है, तो दोनों की जिम्मेदारी बनती है। प्राइम मिनिस्टर की भी सबसे बड़ा पद होता है कांग्रेस अध्यक्ष का, उसकी भी बहुत जिम्मेदारी बनती है कि देश में सही दिशा देने का प्रयास करें। राज्यसभा विपक्ष के नेता, लोकसभा विपक्ष के नेता अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, शरद पवार की कह रहे चुनाव लड़े, एनसीपी की 9 सीटें हैं, सरकार को समर्थन दिए हुए हैं, महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है, सारी चीजें आप देख सकते हैं। इनकी जिम्मेदारी बनती है। इन्होंने ये विदेशी मुल्क का मुद्दा उठाया था, उसी गवर्नमेंट में साथ में सहयोग दे रहे हैं। एक सही दशा दिशा में काम करना होगा। 22 सीटें लिए हैं समाजवादी पार्टी, इनकी जिम्मेदारी बनती है सरकार कैसे काम कर रही है उसको देखें, समझे, जाने। ये थोड़ी एक सदन छोड़कर चलेगा लोकसभा कहां से उद्धव ठाकरे, बाला ठाकरे को सुपुत्र, इनकी जिम्मेदारी बनती है केवल दबाव की राजनीति न करें, साफ सुथरी सुदृढ़ राजनीति करें। राहुल गांधी उपाध्यक्ष, शासन को अपना काम करने दें, प्रशासन को अपना काम करने दें, अनावश्यक हस्तक्षेप न करें, अपने पद और पावर का गलत उपयोग न करें। मायावती केवल राजनीति न करें, 21 सीटें लेकर अपने को सीबीआई के मुकदमे हटवाने की कोशिश न करें, दलित और जनता के हित में काम करें। उनकी बात भी करूंगा मैं। मनसे के जो अध्यक्ष हैं राज ठाकरे, केवल डरा धमका कर राजनीति नहीं चलेगी इस देश में, व्यवस्था सुधारने की राजनीति चलेगी। करुणानिधि की बात करूंगा, जयललिता की बात करूंगा, तृणमूल कांग्रेस की बात करूंगा, मैं बहुत ही माइंडेड व्यक्ति है चिदम्बरम जी, इनकी बात भी करूंगा,
नीतीश कुमार की बात करूंगा, देवेश सिंह जी की भी बात करूंगा, इन सबकी जिम्मेदारी बनती है। फिर भी इतना सब होने के बावजूद फिर भी देश अच्छा चल रहा है, सारी व्यवस्थाएं चल रही है, कैबिनेट अच्छा काम कर रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, महंगाई हो रहा है, सब कुछ होने लेकिन काम चल रहा है। आगे डेमोक्रेसी को सही रूप और सही दिशा में देनी होगी, मानना पड़ेगा। संविधान तभी बच सकता है, हमारी संस्था तभी बच सकती है। आगे चलते भ्रष्टाचार कुपेते हैं इससे, टेबल के नीचे से कोई दे देगा तो क्या करेगा लोकपाल, जब लोकपाल। आप देख सकते हैं नमूना आम जनता किस तरीके से पिस रही है और नेशनल ड्रिंक बनाने का प्रयास किया है, ड्रिंक बना रहे हैं कि पियो मजे करो। और एग्जाम्पल देने के लिए मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन मैं दूंगा नहीं, क्योंकि पार्टी विशेष के माध्यम से ये कई सारे किए गए हैं। भाजपा में भी हो रहा है, कांग्रेस में भी हो रहा है, समाजवादी पार्टी में भी हो रहा है, डंडे डंडे की राजनीति हो रही है। ये ऐसा आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और राजनीति विज्ञान की पुस्तकें सब पढ़ लो, समझ लो, जान लो, भ्रष्टाचार है। एजुकेशन ठीक करनी होगी, शिक्षा नीचे से लेकर ऊपर तक शिक्षा का अधिकार दे दिया हमने, ठीक है ना, अमेंडमेंट कर दिया हमने 6 वर्ष से 14 वर्ष। आप देखो व्यावहारिक में चाय की दुकानों पर ढेरों पर लोग बच्चे छोटे काम कर रहे हैं, उनके लिए शिक्षा कैसे देंगे हम? भोजन की व्यवस्था कर दिया हमने, लेकिन शिक्षा का पूरा ताना वाना नीचे से लेकर ऊपर तक सही करना होगा। एक समान शिक्षा करनी होगी कहने मतलब देश में। पैसे वाले का बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, उसने पैसे कमाया भी पढ़ रहा है, लेकिन इस प्रकार की चीजों को शासन को ध्यान देना होगा कि आम व्यक्ति, आम बच्चा कहां पढ़ रहा है, कैसी एजुकेशन उसकी। ये देखिए आप जम्मू कश्मीर विधानसभा देखिए, नोट कांड हॉस्पिटल देखी जा रही है। कैसा सपना लिया था जवाहरलाल नेहरू ने, कैसा सपना लिया था अम्बेडकर जी ने, क्यों गए थे लंदन? इसके लिए गए थे क्या? कॉन्फिडेंस देंगे हमारे सांसद। तो ये नैतिक पतन जो गिर गया है, नैतिक पतन, मोरल वैल्यूज गिर चुकी हैं, इन पर भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि नैतिकता कैसे लौटे, कैसे देश की साफ सुथरी राजनीति हो। ये बहुत ही गौर करने वाली, गंभीर चिंतन मनन करने वाली, रिसर्च करने वाली बात है। समस्या भरी पड़ी है भारतीय राजनीति में, और हमारे संविधान को हम तभी बचा पाएंगे ये सारी संस्थाएं सुधारना होंगी, यहाँ के लोग सुधारना होंगे। इलेक्शन में बहुत सारे सुधार करने होंगे। नेता आपका जो है पढ़े लिखा नहीं, मुद्दा ठीक है, एक चपरासी की नौकरी प्राप्त करने के लिए आज से मांगा जा रहा है पुलिस वेरिफिकेशन लेंगे आप, नौकरी बहुत से लोगों नहीं लग पाती, नेता ही चले जाते हैं अंगूठा करके लगाना है, कैसे चुनाव लड़ना है। संविधान सभा जब थी उस समय बताया जा रहा था कुछ योग्यता रखी जाए। एक सदस्य ने कहा था केवल ग्रेजुएशन कर दो भाई साहब, किसमें, जो लोकसभा के सांसद बने, लेकिन इतना ही हमें देश के लोगों को सही दशा और दशा देनी है। उस समय कई सारी गलतियां भी हुई, लेकिन अब सुधार लेना चाहिए, लेकिन नेता अपने इन चीजों को नहीं सुधार। आंदोलनों का दौर चल रहा है, उनको भी सही दशा और दशा देनी होगी, और ऐसे लोग उठकर उभर कर आएंगे नेतृत्व प्रदान करने के लिए जब देश में मनमानी चलने लगेगी। संविधान बनाया, संविधान के साथ ये सारी चीज देने का प्रयास किया कि आपको जस्टिस मिल रहा है, समान न्याय मिल रहा है। आपके पास पैसे नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट तक कैसे जाओगे न्याय लेने के लिए? वकीलों की विजिट नहीं, समान न्याय प्राप्त नहीं हो रहा है, बड़े लोगों को दिल्ली सुनी जा रही, कौन सा कुछ किया जाता है, क्या करना है? फंडामेंटल राइट्स क्यों कैसे राइट्स हमें लेना पड़ेगा उच्च न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय से, कि वहां तक जा पाओगे आप? तो कैसी ऐसी पॉलिसी लानी पड़ेगी जिससे लोगों को उनके जो राइट्स है सही तरीके से मिले। हमारी ड्यूटीज को हम पूरा करना हो, ये भी बहुत गौर करने वाली बात है। सत्य में विजय की बात कही है संविधान में, मुंडको निःशब्द में बताया गया कि सत्य की जीत हमेशा होती है और सत्य की जीत हो रही है, आप देख सकते हैं। इमरजेंसी पावर 1975 में लाए गए थे, ये डेमोक्रेसी का रन है, लोगों का रन है, इसका खामियाजा भुगता हो चुनाव आ गई, फ्रीडम ऑफ स्पीच। मैंने मीडिया की बात कही कि मीडिया को अलग से तवज्जो नहीं दिया गया है। आर्टिकल 19A उसमें जो मौलिक अधिकार, उसमें स्पीच का अधिकार दिया गया है। मीडिया अपनी सही दशा और दशा की भूमिका निभाए, मीडिया ऐसी खबरें ना दिखाए जिससे लोगों में जनमानस पर गलत असर पड़े। मीडिया को साफ स्वच्छ राजनीति और साफ स्वच्छ खबरें दिखाना चाहिए कि राजनीति कर रही करे हो, गुप्त में करे, लेकिन खबरें बिल्कुल अच्छी होना चाहिए। ऐसे लोगों को सम्मान करना होगा जो जनता का नेतृत्व करते हैं, जनता को सही दशा देने का प्रयास करते हैं। अभी तक मैं इनकी छवि पर कोई दाग नहीं दिखा, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर रखा।
जस्टिस की मांग कर रहे हैं हमको, हमें न्याय दे दो। हम लिबर्टी की बात कर रहे हैं, हमें स्वतंत्रता दे दो। हम इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, मजदूर की बात कर रहे हैं। ये सारी चीज दे दो। हमारा देश गणराज्य है, गणतंत्र है, रिपब्लिक है, आजाद देश के नायक है, सब सारी चीज हो जाएंगी, ये दे दो हमें। हम इसकी मांग कर रहे हैं, तभी हमारा संविधान का जो सपना था वो सही हो पाएगा। ये कुछ संदर्भ सूची है, बहुत सारी चीजें मैंने दे नहीं पाया, टाइम हो। तो लास्ट में एक अंत में बात कहना चाहूंगा, एकजुटता। बंधुत्व की बात कही है संविधान में, एकजुटता के साथ रहेंगे तो हम तरक्की कर पाएंगे, देश को आगे ले जा पाएंगे। भले ही हम कई धर्मों के लोगों, कई जातियों के लोगों, कई संप्रदाय के लोगों, एकजुटता का परिचय देने को धन्यवाद।